हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। जीएफआर में आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमने बार बार पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। आज कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉजेज होने चाहिए और उसको लेकर के क्या प्रोविजन जीएफआर में बनाया गया है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ कॉमन बातें, कॉन्ट्रैक्ट होता किसके किसके बीच में। जिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक तरीके से वो वर्क कराना है या प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर प्लेस करना है उसके बीच, और जो है इस सक्सेसफुल बिडर के बीच होता है। इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 के प्रोविजन के तहत होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 में ही ये बात बोली गई है कि भारत सरकार द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन किया जाएगा। अगली बात ये बोली गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो अथॉरिटी मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसी के द्वारा जो है कि साइन किया जाएगा। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड था। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या तो प्रेसिडेंट के किसी ऑर्डर के तहत इनको कॉम्पिटेंट बनाया गया होगा या डीएफपीआर के प्रोविजन के तहत। ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मतलब जिसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑथराइज किया गया है वही कॉन्ट्रैक्ट जो है कि साइन करेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोफार्मा है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोफार्मा डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए, वर्क के लिए, परचेज के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ये सब हर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोफार्मा है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। इसी प्रोफार्मा को जो है कि फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर इस प्रोफार्मा से वेरी कर रहे हैं, मतलब हम इस प्रोफार्मा में नहीं किसी दूसरे प्रोफार्मा में कॉन्ट्रैक्ट जो है कि बना रहे हैं, तो इस सबसे पहले फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस लेनी ही चाहिए। फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस लेने के बाद ही जो है कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है उससे वेरी करके किसी दूसरे प्रोफार्मा में जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है। अब हम देखेंगे कि कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ जनरल प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये सारी चीजें उसमें होनी ही चाहिए। ठीक है, ये चीज सबसे पहले ये बताया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज, डिफिनिट होना चाहिए और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी होना चाहिए। एम्बिग्यूटी जो भी हो एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो पाए। ठीक है, आगे ये बोला गया है कि ये जो टर्म एंड कंडीशन है इसमें कोई ऐसे क्लॉज नहीं होना चाहिए जिससे कि अननेसेसरी जो है कि फ्यूचर में अनसर्टेन या इनडिफिनिट लाइबिलिटी क्रिएट हो। कहने का मतलब टर्म एंड कंडीशन में कोई ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जिससे फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो, अननेसेसरी लाइबिलिटी क्रिएट हो। ठीक है, ये चीज बोला गया है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ एक्सेप्शंस में जो है कि फ्यूचर में लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। वो कौन से हैं? अगर कोई कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज डाला गया है। ठीक है, ये दोनों अभी हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज तो ये जो है कि मोटी मोटी बात ये जानना जरूरी है। अगली जो मैंने बताई कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हो
वो जो उसका फॉर्मेट है उसी फॉर्म में होना चाहिए, जो फॉर्म डिराइव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, उसी फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि अगर इस फॉर्म में किसी तरह का डेविएशन करना है या वेरी करना है तो वही फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस के बाद ही ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अगली बात जो हम देखेंगे कि जो ऐसे कौन कौन से जो है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी है, कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना ही चाहिए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी। किस किस सिचुएशन में? अगर किसी के साथ कोई टर्न की जो है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। दूसरा, अगर कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया गया है किसी के साथ। और तीसरा, अगर किसी के साथ कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इन तीनों सिचुएशन में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये चीज तो इन केसेज में कॉन्ट्रैक्ट करना मैंडेटरी बोला गया है। बाकी सिचुएशन के लिए थोड़ा सा प्रोविजन अलग है। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो किसी चीज के परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी से, कोई भी गुड्स है या सर्विस है, उसके मतलब सर्विस का तो मैंडेटरी है ही, अगर कोई परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रही, ठीक है, और वो जो परचेज वैल्यू है उसकी अप टू 2.5 लाख रुपीज है, अगर 2.5 लाख रुपया तक का अगर परचेज ऑर्डर है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री के द्वारा परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है, ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, इस परचेज ऑर्डर में जो बेसिक टर्म एंड कंडीशन है वो इंक्लूड कर दी जाती है। प्रॉपर जो प्रेस्क्राइब्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना हुआ है उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने 2.5 लाख रुपए तक का कोई परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी से, तो ऐसे केस में जो परचेज ऑर्डर वो इशू करेगा वही जो है कि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे मान लिया जाएगा, लेकिन इस परचेज ऑर्डर में बेसिक टर्म एंड कंडीशन जो भी है इस परचेज की वो डाल देनी है। ठीक है, ये चीज आगे ये बोला गया है कि अगर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किसी के साथ कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी चीज को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। होता क्या है कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होता है, जब वो सक्सेसफुली उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको देना पड़ता है, तो वही उसको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें ये हैं कि जो टेंडर फ्लोट हुआ था, ठीक है, टेंडर के साथ ही जो है कि जनरल जो एक तरीके से जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो स्कोप ऑफ वर्क, जो वर्क किया जाएगा, ये सारी चीजें भी टेंडर के समय ही एक तरीके से टेंडर के साथ इनक्लोज की गई थी। मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें जो है इंक्लूड अगर की गई थी, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट या परचेज कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और टेंडर करते समय इसका अगर उसमें जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
और वर्क का क्या स्कोप है, ये सारी चीजें उस टेंडर में इंक्लूड की गई थी, तो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा वही कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी काम करने लगता है। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला ये बोला गया है कि अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख, तो ऐसे केस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोविजन। ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोफार्मा है उस फॉर्म में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। लेकिन यहां पर भी ये बोला गया है कि अगर टेंडर के समय जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और बाकी जो भी एक तरीके से वर्क या परचेज का जो स्कोप था, ये सारी चीजें अगर टेंडर में इंक्लूड की गई थी, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, एक सिंगल पेज का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, सिंगल पेज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और उसके साथ ये सारी चीजें जो है इनक्लोज कर दी जाएंगी। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बनाया जाएगा। 1 लाख से 10 लाख में मैंने बताया कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और उसके साथ ये सारी चीजें जो है कि इनक्लोज कर दी जाएगी कि ये उसकी सारी की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशंस भी है। और जो मैंने बताया था कि 2.5 लाख तक का है, उसमें टेंडरिंग करते समय ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की गई थी, तो ऐसी सिचुएशन के लिए वो 2.5 लाख का जो है कि क्लॉज बनाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। अगला जो कुछ बातें जो है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, वो सबसे पहली बात यही है कि कोई भी वर्क जो है तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये बोली गई है कि जिस डेट में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है कि सक्सेसफुल बिडर के द्वारा दिया गया है, उसके विद इन 21 डेज में कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा कि जब सक्सेसफुल बिडर फाइनल हो जाता है तो वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देता है उसके 21 डेज के भीतर जो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कि बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, वो सप्लायर फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट था, मतलब जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी था, ये भी लैप्स कर जाएगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखने वाला बात है। कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने को नॉर्मली अवॉइड करने को बोला गया है। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं? पहला, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये अवॉइड करने को बोला गया है। दूसरा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज। इन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो डिलीवरी पीरियड है वो 18 महीने से कम पीरियड में, लेस देन 18 महीने से कम का डिलीवरी पीरियड है। कोई भी सामान बुक किया गया, उसकी डिलीवरी अगर 18 महीने से कम पीरियड में होने वाली है, तो ऐसे केस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है कि नहीं जो है कि ऐड किया जाएगा। ये चीजें अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में।
ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेज में ये अलाउड भी, ठीक है। नॉर्मल कोर्स में इनको अवॉइड करने को बोला गया है, एक्सेप्शनल केसेज में जो है कि इनको अलाउड किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज। अगला अब हम देखते हैं पहले कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये गुड्स और सर्विस दोनों के केस में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके नाम में ही देखेंगे तो आप जो है कि इसका मीनिंग छिपा हुआ है। इसमें लग रहा है कि कॉस्ट के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें जो है कि मेंशन होती है। जब कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में किसी चीज का ऑर्डर करता है, ठीक है, किसी भी गुड्स का जब ऑर्डर करता है तो वहां पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं एक्सेप्शनल केसेज में। ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो प्राइस डिसाइड होता है वो क्या होता है, जो उसका एक्चुअल कास्ट आएगा उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, प्लस पर यूनिट कास्ट एंड पर यूनिट पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो है कि फिक्स एक तरीके से उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, या लमसम मतलब कि पर यूनिट जो है कि या तो वो परसेंटेज में होगा या एक फिक्स रेट पे होगा, ठीक है। कास्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि जो प्राइस जो पे किया जाएगा वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो एक्चुअल कास्ट आएगा वो प्लस पर यूनिट या तो उसके कास्ट के सर्टेन परसेंटेज जो है प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा, या जो है कि पर यूनिट एक फिक्स रेट उसको प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 ग्लास बुक किए गए, एक ग्लास को बनाने का अगर कॉस्ट आता है 10 रुपया, ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड किया जाएगा कि पर ग्लास उसे 10 रुपए प्लस अगर डिसाइड किया गया कि 1 रुपया पर ग्लास उसको क्या है कि प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा या 10% ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे में उसको जो दिया जाएगा पर ग्लास की जो वैल्यू क्या दी जाएगी, 11 रुपए की दी जाएगी, ठीक है। तो कास्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि एक्चुअल कास्ट प्लस पर यूनिट या तो उस कास्ट का परसेंटेज प्रॉफिट के तौर पे दिया जाता है या पर यूनिट जो है फिक्स रेट जो है प्रॉफिट के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। ये चीज है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम देखते हैं कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्या होता है। प्राइस वेरिएशन क्लॉज, नाम से ही ये लग रहा है कि जो भी गुड्स की ऑर्डर दिए जा रहे हैं उसके प्राइस में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया गया है, उसका जो डिलीवरी डेट है वो बहुत लंबे समय के बाद है, मतलब जिस डेट में ऑर्डर प्लेस किया गया वहां से बियॉन्ड 18 मंथ्स के बाद उस गुड्स की डिलीवरी आने वाली है, तो केवल ऐसे केस में ही प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐड करने का प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में बनाया गया है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐड किया जाएगा। ऐसा गुड्स जिसका ऑर्डर देने के 18 महीने के बाद उसकी डिलीवरी होगी, केवल ऐसे ही गुड्स के जो है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐड किया जाएगा। क्योंकि इसकी डिलीवरी बहुत दिनों के बाद मिलने वाली है तो आगे जाकर के इसके प्राइस में चेंजेज आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो सप्लायर को लॉस हो सकता है, ठीक है। वो जो है कि आज की, क्योंकि उसको जो ऑर्डर दिया गया वो करंट प्राइस पे दिया गया, उसने जो आज की डेट पे प्राइस कोट किया उसके आधार पे दिया गया, लेकिन इसकी डिलीवरी वो 18 महीने के बियॉन्ड पीरियड में करेगा, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई या तमाम चीजों की वजह से इसका प्राइस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐड किया जाता है,
ठीक है। तो सबसे पहली बात यही ध्यान रखना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसकी में जो गुड्स की डिलीवरी है वो 18 मंथ्स के बियॉन्ड पीरियड में होने वाली है, उसी में ही प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐड किया जाएगा, उससे कम पीरियड वाले में नहीं। अगर इससे कम पीरियड में है, लेस देन 18 महीने में ही अगर उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसे में जो फर्म एंड फिक्स्ड प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है कि अपनाया जाता है। मतलब जो प्राइस आपने कोट किया था अपने बिड में, उसी पे हम लेंगे, इससे कम वाले टाइम पीरियड में हम प्राइस वेरिएशन का क्लॉज जो है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये है। अब प्राइस वेरिएशन क्लॉज में क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सबसे पहले कि बेस ईयर एंड मंथ इंक्लूड होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कि किस वर्ष और किस मंथ के बाद जो है कि प्राइस वेरिएशन जो है अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर मार्च 2023 में कोई ऑर्डर दिया गया तो इसमें मेंशन होगा कि जो है कि किस मंथ एंड किस ईयर के बाद जो है कि प्राइस वेरिएशन जो है कि एक तरीके से अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये चीज पहली बात ये। दूसरी बात ये भी बताई जाएगी कि जो प्राइस में वेरिएशन होगा वो किस ईयर और किस मंथ के प्राइस से लिंक होगा। ठीक है, पहले तो ये बताया जाएगा कि किस ईयर और किस मंथ के प्राइस के किस ईयर और किस मंथ के बाद जो है कि प्राइस वेरिएशन इफेक्टिव होगा। दूसरा, जो कैलकुलेशन होगा प्राइस वेरिएशन का वो किस ईयर और किस मंथ के प्राइस को बेस मान करके जो है कि उसका वेरिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगली बात ये बोली गई है कि ये जो प्राइस वेरिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला भी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि किस फार्मूले के तहत प्राइस वेरिएशन का कैलकुलेशन किया जाएगा, और कोशिश यही करना चाहिए कि किसी न किसी इंडेक्स के साथ इसको लिंक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ इसको लिंक कर दीजिए, जैसे जैसे सीपीआई में चेंज आएगा उस तरीके से प्राइस वेरिएशन का जो है कि अमाउंट भी चेंज होता रहेगा। अगली बात ये बोली गई है कि कट ऑफ डेट भी निश्चित होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में ही सप्लाई की कट ऑफ डेट भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज। अगली बात ये बोली गई कि जो प्राइस वेरिएशन की सीलिंग भी फिक्स होनी चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर मंथ में मैक्सिमम कितना प्राइस वेरिएशन एक्सेप्ट करेंगे, उसका परसेंटेज भी मेंशन होना चाहिए कि हम इससे ज्यादा प्राइस वेरिएशन को जो है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्राइस वेरिएशन की सीलिंग भी मेंशन होनी चाहिए कि पर मंथ प्राइस में हम 1% का वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर मंथ 2% का वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज या तो ये परसेंटेज के रूप में हो सकता है या ओवरऑल सीलिंग के रूप में हो सकता है। ठीक है, अगर 100 करोड़ का उसको ऑर्डर दिया गया तो ठीक है भाई, प्राइस वेरिएशन के बाद हम आपको 105 करोड़ तक का दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये भी सीलिंग जो है कि मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये चीज। एक चीज और होनी चाहिए कि एक मिनिमम परसेंटेज भी फिक्स होना चाहिए कि इतनी मिनिमम परसेंटेज के बाद प्राइस बढ़ेगा तभी प्राइस वेरिएशन जो है कि हम एक्सेप्ट करेंगे। मिनिमम परसेंटेज भी फिक्स होना चाहिए आफ्टर विच जो है कि प्राइस वेरिएशन जो है कि एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब 100 रुपए अगर किसी चीज के दाम है तो 105 रुपए तक अगर दाम बढ़ेगा तो हम प्राइस वेरिएशन के जो है कि क्लॉज को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ये 105 से ज्यादा हुआ तभी हम प्राइस वेरिएशन क्लॉज के तहत जो है फार्मूले का इस्तेमाल करके वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आपको पे करेंगे। ठीक है, ये चीज। इसके अलावा प्राइस वेरिएशन क्लॉज में ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि उस सप्लायर को कोई एडवांस या पार्ट पेमेंट दिया गया है, ठीक है, तो जितने गुड्स के लिए एडवांस और पार्ट पेमेंट दे दिया गया है इस पे प्राइस वेरिएशन लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका पेमेंट कर चुके। ठीक है, ये चीज। अगली बात ये बोली गई है कि जो भी डिलीवरी डेट फिक्स हुआ था
अगर डिलीवरी इसके बाद हो रही है, इसके बाद अगर किसी भी गुड्स की डिलीवरी हो रही है, तो जो सप्लायर से लिक्विडेशन चार्ज भी लिया जाएगा। ठीक है, लिक्विडेशन जो है कि डैमेज कास्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि हर एक गुड्स की अपनी एक लाइफ होती है, उसके बाद जो है कि वो डिप्रिसिएट होने लगता है। तो अगर डिलीवरी डेट जो फिक्स हुआ था, उसके बाद अगर वो गुड्स की सप्लाई की जा रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में सप्लायर उस पर गुड्स के हिसाब से लिक्विडेशन डैमेज भी देगा। लेकिन अगर ये जो डिले हो रहा है डिलीवरी डेट के बाद का, अगर ये किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो रहा है, मतलब फोर्स मैज्योर की वजह से, या डिलीवरी में गवर्नमेंट का ही कोई फॉल्ट है, तो इस सिचुएशन में उससे लिक्विडेशन डैमेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। फोर्स मैज्योर में मतलब सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, जो नेचुरल कैलामिटीज है वो आती है इसमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। एक बात और बोली गई है कि अगर डिलीवरी डेट के बाद कोई गुड सप्लाई की जा रही है, तो उस पीरियड के लिए प्राइस वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वो फोर्स मैज्योर या गवर्नमेंट की गलती की वजह से, तब तो उसको प्राइस वेरिएशन दिया जाएगा। अगर उसकी अपनी गलती की वजह से डिलीवरी डेट के बाद वो चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पीरियड के लिए जो है कि प्राइस वेरिएशन जो है कि उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात इंक्लूड होनी चाहिए कि जो टैक्सेज और ड्यूटीज हैं गुड्स पे, ये उसके प्राइस में ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये अलग से पेमेंट नहीं किया जाएगा। और ये भी मेंशन होना चाहिए कि पेमेंट का मोड क्या होगा, कैश पेमेंट होगा, चेक पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये सारी बातें भी प्राइस वेरिएशन क्लॉज में है, जो है कि मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज में मेंशन होनी चाहिए। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद किसी गुड्स की डिलीवरी होने वाली है, तो जो प्राइस में चेंजेज आने वाले हैं, उसके इफेक्ट से सप्लायर को बचाया जा सके। ठीक है, ये चीज ठीक है। आगे ये बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अगर किसी को कॉन्ट्रैक्टर को हायर पे दिया जा रहा है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसको हायर कर रहा है, ठीक है, कोई मशीनरी है, गवर्नमेंट की इक्विपमेंट है या गवर्नमेंट व्हीकल है, कुछ भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसका कॉस्ट पे करेगा। साथ ही साथ उसमें क्लॉज बनाया जाएगा कि गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो उसका कॉस्ट रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है कि इसका जो है कि इंस्पेक्शन वगैरह भी होते रहना चाहिए, वेरिफिकेशन इसका जाके करते रहना चाहिए कि कहीं गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी, इसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें भी उसमें देखी जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज आगे ये बात बोली गई है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसकी वैल्यू 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 25 लाख से अगर ज्यादा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है वो अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर को जरूर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात भी है जो पूछता है। ठीक है, ये चीज है। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन में, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म एंड कंडीशन जो थे, इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल कोर्स में यही बोला गया है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल केसेज में जब ये अनअवॉइडेबल हो जाए, तो ऐसे केस में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, अलाउड है। लेकिन उसके पहले इसका जो फाइनेंशियल जो है कि इफेक्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल इफेक्ट जो है एग्जामिन होना चाहिए। इसके वजह से
जो फाइनेंशियल और लीगल लेवल पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, ये एग्जामिन होना चाहिए। एग्जामिन होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लेकर के अप्रूवल हुआ था। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक अमेंडमेंट इशू होना चाहिए। ठीक है, एक अमेंडमेंट इशू होना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह की जो भी चीजें हैं कि वो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। ठीक है, तो अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। ठीक है, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी पीरियड के बारे में भी जरूर मेंशन होना चाहिए कि जो सप्लायर है वो कितने दिन की वारंटी प्रोवाइड करेगा, इसका भी मेंशन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। और एक लास्ट बात जो बताई गई है कि कोई भी सप्लायर है, अगर उसका क्लेम है कोई अमाउंट का और क्लेम का एक ड्यू डेट है, ड्यू डेट से के आफ्टर 3 इयर्स जो है वो उस अमाउंट का क्लेम नहीं कर सकता, मतलब उसका क्लेम जो है वो फोरफिट हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी सप्लायर है, वो कोई भी उसका अपना क्लेम है अगर, तो ड्यू डेट के विद इन 3 इयर्स तक वो क्या है कि क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर 3 इयर्स के बाद वो क्लेम करना चाहेगा तो वो क्लेम लैप्स हो जाएगा और वो जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इतनी सारी चीजें थी। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटी छोटी कई सारी बातें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे।